यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन की और चीन की घबराहट की। पाकिस्तान की सिचुएशन मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम FATF पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे जब पाकिस्तान की चूंकि बैठक चल रही थी। बैठक का डिसीजन आएगा, कल उसका डिसीजन आया, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और चीन की मजबूरी समझिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनती है। मोदी के फंदे में चीन कैसे अपने रंग बदलने के लिए मजबूर है। मलेशिया, मैंने आपको कहा था कि मोदी के फंदे से बचना बड़ा मुश्किल है। मलेशिया के मातहर मोहम्मद को, जो वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी छोड़ना पड़ा, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उनकी पार्टी ने अपोजिशन के साथ अलायंस करके सरकार बनानी पड़ी और नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना पड़ा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना पड़ा। राजशाही ने सरकार बनवा दी और मातहर मोहम्मद को बाहर जाना पड़ा, जो पाकिस्तान के ब्लाइंड सपोर्टर हुआ करते थे। मलेशिया ने हिंदुस्तान से माफ़ी मांगी, मातहर मोहम्मद से ये कहा कि हिंदुस्तान से माफ़ी मांगिए, नहीं तो मलेशिया बर्बाद होता जा रहा है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि मलेशिया का जो इंपोर्ट भारत में होता है, उनका जो पाम ऑयल भारत में आता है, उस पाम ऑयल की खेती, पाम ऑयल जिस पर 36% डिपेंडेबिलिटी है मलेशिया की, वो पाम ऑयल भारत ने इंपोर्ट करना लगभग बंद कर दिया है और उसकी जगह पर अपने देसी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। भारत ने, मोदी जी ने घोषणा की लोकल फॉर वोकल, और इसके लिए जो ऑयल के अंदर पाम ऑयल मिलाया जाता था, उस मतलब इंपोर्ट किया जाता था तो पाम ऑयल मिलाने की, ऑयल में पाम ऑयल मिलाने की अनुमति थी रिफाइंड में, लेकिन वो अनुमति अब विड्रॉ कर ली गई है। आपके पास अब जो तेल आता है उसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग नहीं हो सकती, भारत सरकार ने घोषणा कर दी। अब चूंकि पाम ऑयल यहां मिक्स ही नहीं किया जा सकता, तो जो भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल सिनेरियो में ट्रेड मलेशिया से था वो खत्म हो गया। इसका दोषी पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का सपोर्ट करना इसका मतलब हो गया हिंदुस्तान का विरोध करना। हिंदुस्तान का विरोध करना का मतलब है मोदी माइंड एक्टिव होना, और मोदी माइंड एक्टिव होने का मतलब है कि आपको फंदे में फंसना। वो खुद ही कहते हैं, मैं पक्का अहमदाबादी हूं, 1 रुपए में 5 चवन्नी बनाता हूं और ये देखना है कि 1 चवन्नी कहां से निकलेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोदी जी चवन्नी लोगों की खसका देते हैं और खसकाने के बाद सरकार चलानी उनको मुश्किल हो जाती है। मैंने बहुत बड़ी सीरीज़, एक 25-30 वीडियो की आपको बनाई थी, जो चाइना को लेकर हम लगातार बताते रहते हैं। चाइना में इंटरनल कैसे डिस्टर्बेंस चल रहा है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस कैसे चल रहा है, उनकी पार्टी के अंदर कैसे डिस्टर्बेंस चल रहा है, और अब जी जिनपिंग सत्ता खोने की कगार पर है। वहाँ खूनी संघर्ष के लिए अब चीन तैयार है। उन्होंने जिन जिन देशों पर कब्जा करके रखा है, उन देशों पर भी अब उनकी मजबूरियाँ आती जा रही हैं। पाकिस्तान जो FATF है, FATF के बारे में मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें 39 कंट्रीज रहते हैं, भारत भी उसका सदस्य है। ये 39 कंट्री डिसाइड करते हैं कि जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उनके साथ किस प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद किया जाए, उनकी मददें कैसे बंद की जाएं। आज से पहले केवल 2 कंट्री ऐसे हैं जिनकी पूर्ण रूप से FATF ने उनको ब्लॉक कर रखा है। वो है एक नॉर्थ कोरिया, हम जानते हैं कि एक सन की तानाशाह वहां बैठता है, और दूसरा है ईरान, जिसको पूर्ण रूप से बैन कर रखा है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, और ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि अभी सब कुछ बंद है। नाउ स्टेट आपको ब्लॉक करने से पहले आपको एक चांस दिया जाता है। यू कैन प्रूव दैट वॉट एवर द कंसर्न इज गिवन बाय, वॉट एवर द मैटर, वॉट एवर द टाइम इज गिवन बाय द फोर्स टू इंप्रूव योर सेल्फ ऑन 27 पॉइंट एजेंडा। 27 पॉइंट एजेंडा FATF का रहता है कि आपको ये काम नहीं करने हैं, और ये काम जो आपको नहीं करने, अगर आप वो करेंगे तो आपको हम पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस से काट देंगे। अभी तक उनके 3 साथी, और मैंने पीछे भी बताया था कि FATF के 39 सदस्यों में से 39 मेंबर्स में से अगर 3 किसी कंट्री के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो वो FATF की ग्रे लिस्ट में रहता है, ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता।
अब वो 3 कंट्री कौन से उनके फेवर में खड़े थे? ऑल टाइम उनके फेवर में खड़े होने वाले मलेशिया, चाइना और टर्की, ये 3 कंट्री ऐसे थे जो ऑल टाइम वेदर में उनके साथ खड़े थे। उससे पहले सऊदी अरेबिया भी खड़ा था। 4 कंट्री, ये 4 कंट्री उनके फेवर में खड़े होते थे, ऑल टाइम उनके फेवरेट थे। इस बार 2020 की जो FATF की बैठक हुई उसमें उनके पास सिर्फ एक कंट्री रह गया है और उस एक कंट्री ने पूरी ताकत लगाई कि इनको ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए, और उस कंट्री के एफर्ट का नतीजा निकला कि अभी वो ग्रे लिस्ट में ही हैं। चाइना, हम सब जानते हैं कि चाइना के साथ जिस प्रकार भारत में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना अपनी पॉलिसी के तहत भारत को बंदर घुड़की दे रहा था। भारत सरकार के स्टेप्स की वजह से उसको ये एहसास हो गया कि वो भारत 62 वाला भारत नहीं है, वो नेहरू का भारत नहीं है, वो कांग्रेस का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है और भविष्य में आने वाले अमित शाह और योगी का भारत है। हमारे आपके जैसे जो लोग भी इस तरह के विचार रखते हैं कि भारत को सशक्त होना चाहिए और शक्ति ही दुशक्ति को काट सकती है, इसीलिए भारत में शस्त्र और शास्त्र साथ साथ में पकड़ाया गया। शास्त्रार्थ करें इंटरनल पॉलिसीज के लिए, लेकिन दुष्टों को शस्त्रों से नाश करना है। इसीलिए कोई भी ऐसी देवी देवता भारत में नहीं निर्माण किया गया या नहीं पूजा गया जिसके पास शस्त्रों के साथ शास्त्र ना हो। यानी विद्वान तो वो होते हैं लेकिन शास्त्र होते हैं। इसीलिए दशहरा का त्यौहार हमने अभी रिसेंटली कल मनाया है। दशहरा का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि केवल ये झूठ पर सच्चाई की जीत नहीं है, ये दुराग्रहियों पर सत्य की जीत नहीं है, केवल ये धर्म की अधर्म पर विजय है। इसलिए भगवान राम बिना शस्त्र के शोभा नहीं देते और हमको दुष्टों का नाश करना पड़ेगा, चाहे वो कितना विद्वान, कितना सशक्तशाली रावण ही क्यों ना हो। वो परम ब्रह्म को जानने वाला, वो संसार में अपने आप को शक्ति प्रदर्शित करने वाला, तीनों लोकों का विजेता और परम ब्राह्मण रावण क्यों ना हो, उसको नष्ट करना पड़ेगा अगर वो दुष्ट है तो। यह भारत की परंपराओं में है। इसलिए भारत की शक्ति और भारत में जिस प्रकार से शस्त्रों और शास्त्रों का इस्तेमाल करते हुए चीन को हाशिए पर खड़ा किया है, चीन समझ नहीं पा रहा है कि वो उगले के लिगले। मैं उस पर मोदी के फंदे में चीन, उस पर बहुत लंबी सीरीज बना चुका हूं। नतीजा निकला कि मलेशिया अपने में फंस गया, चीन अपने में फंस गया। सऊदी अरेबिया ने तो पैसा वापस भी उनसे मांग लिया। सऊदी अरेबिया मोदी की मित्रता में वापस मांग लिया। मलेशिया में उनके पाम ऑयल बंद करने पर, उनकी इंडस्ट्री खत्म करने पर, जो सबसे बड़ा भारत उनका इंपोर्टर हुआ करता था, उनके 90% तेल का वो बंद कर दिया। और चीन अपने फंदे में खुद फंस चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो जापान देखे, कि वो ताइवान देखे, कि वो तिब्बत देखे, कि वो जिनशांग देखे, कि वो यूएनओ देखे, कि वो यूएसए देखे, कि वो कौन से वर्ल्ड की ट्रेड देखे, या अपने विशेष को, एम्बिशंस को देखे, या इंटरनल डिस्टर्बेंस को देखे, या हांगकांग को देखे। मोदी ने जो जाल बिछाया उससे चीन को समझ आ गया कि मोदी से पंगा लेना ठीक नहीं है। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला FATF की बैठक में ऑल टाइम उनका फेवरेट सऊदी अरेबिया, पहले ही मैं कह चुका था शुरू होने से पहले कि अब की बार सऊदी अरेबिया उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के किंग को चैलेंज किया इमरान खान ने। नए मुल्ले प्याज ज्यादा खाते हैं, हिंदुओं से मुसलमान बने, इसलिए अपने आप को सिद्ध करते हैं कि हम पक्के मुसलमान हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया को भी साइड करके वो इस्लाम की अगुवाई करना चाहते हैं, ऐसा घोषणा कर दी। तो क्या होना था? सऊदी ने उनको साइड कर दिया। चीन अपने फंदे में फंसा, इसलिए सऊदी ने भी उनसे विड्रॉ पहले ही कर रखा था, बल्कि कर्जा भी इंस्टेंट मांगा था जो चीन से लेकर पाकिस्तान ने दिया। और चीन अपने फंदे में खुद फंसा हुआ है। इसलिए क्या हुआ? मलेशिया, चीन और सऊदी अरेबिया ने भी उनसे इस वाली टास्क फोर्स में हाथ जोड़ लिए और नहीं सपोर्ट किया। सपोर्ट करने वाला केवल एक टर्की बचा, जो अब वो भी फंसा हुआ है। इधर मैक्रोन से जिस तरह से हमारी दोस्ती है, जिस प्रकार से ट्रंप से हमारी दोस्ती है, जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज से हमारी दोस्ती है, जिस प्रकार से इस्लामिक कंट्रियों से हमारी दोस्ती है, इजराइल से हमारी दोस्ती है, नतीजा निकला कि टर्की अपने आप को ओटोमन एम्पायर फिर से बनाना चाहता, खिलाफत लेना चाहता है, संसार का खलीफा बनना चाहता है। लेकिन पंगा उसने गलत तरीके से मोदी से लिया, तो वो भी हाशिए पर खड़ा इस समय दिखाई दे रहा है।
फिर भी उसके जो इस्लामिक कीड़े हैं ना, 1924 से पहले वाले जब ऑटोमन एम्पायर टूटी थी, वो अभी कीड़े उसके नष्ट नहीं हो रहे। वो पाकिस्तान के फेवर में अकेला खड़ा दिखाई दिया इस वाली बैठक में, और जब वो अकेला खड़ा दिखाई दिया तो उसने यहां तक कह दिया, नहीं नहीं, इनको ब्लॉक मत करिए, बस इनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पूरी टीम को लेकर इस्लामाबाद चलिए। इमरान खान बहुत प्रयास कर रहे हैं, वी आर रिकमेंडिंग टू प्लीज सी ऑन स्पॉट। ग्राउंड पर जाकर देखिए, इमरान खान बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जितने इमरान खान प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास सबका डेटा है, आप जिस समय घूम कर आइए, हम आपको सारे पाकिस्तान के एक एक टेररिस्ट, एक एक अड्डे का डेटा आपको दिखाएंगे। यूएनओ ने 107 या उस 130 टेररिस्टों की लिस्ट उनको दी थी कि ये 130 टेररिस्ट हैं, उनको बंद करो। उन्होंने केवल 19 के ऊपर कार्रवाई की, वो भी थोड़ी बहुत, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। जैसे हिंदुस्तान में 151 का चालान बंद कर देते हैं, 107-17 में जमानत करवाते हैं, वैसे पाकिस्तान ने केवल 19 टेररिस्टों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया, थोड़ा बहुत ही लिया हो लेकिन लिया, पर लिस्ट तो 130 की है। और एफएटीएफ में हिंदुस्तान सदस्य होने का मतलब है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि आप ना उसमें ले पाएं, आपका फंड बंद होना चाहिए। इसी एफएटीएफ की मदद से हमने यूएस से फंड बंद करवाया। निक्की हेली जब वहां सत्ता में ट्रंप आए, तो निक्की हेली जब यूएन में परमानेंट सदस्य हुई, तो निक्की हेली की चूंकि इंडियन ओरिजिन है और ट्रंप की सबसे होशियार और चहीती मिनिस्टर मानी जाती हैं, जिन्होंने सेक्रेटरी फॉर स्टेट भी मना कर दिया था, उसमें सेक्रेटरी फॉर स्टेट बनाने जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इंडियंस पर जितना अमेरिकन को विश्वास है, अब मोदी के नेतृत्व में आने के बाद अमेरिका और यूरोप को अगर किसी पर विश्वास हो सकता है तो हिंदुस्तान के नागरिकों पर है। और हिंदुस्तान से जो लोग वहां गए हैं, जो हिंदू प्रजाति के हैं, उन पर सबसे ज्यादा वो भरोसा करते हैं। या तो वो यहूदियों पर भरोसा करते हैं और या फिर वो हिंदुओं पर भरोसा करते हैं हिंदुस्तान के। तो निक्की हेली के प्रयास अच्छे हुए। एफएटीएफ के जो हमारे प्रयास चल रहे थे, अमेरिका ने फंड पहले बंद कर दिया, बाद में सऊदी अरेबिया ने बंद कर दिया। अब बचा उनके पास आज की तारीख में अकेला चीन, जो उनको खरीद रहा है, उनकी मदद नहीं कर रहा, चीन तो खरीद रहा है। पीछे हमें याद होगा कि आईएमएफ में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर पाकिस्तान गया था, तो आईएमएफ ने उनसे कहा कि आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि चीन से कितना कर्जा है और किन शर्तों पर है, उसको डिस्क्लोज कर दीजिए, हम आपको फंड दे देंगे। पाकिस्तान वो डॉक्यूमेंट संसार में किसी को नहीं दिखा सकता, क्योंकि पाकिस्तान चीन का प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन चुका है और पूर्ण रूप से बिक चुका है। और इसीलिए वो गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाकर, जैसे उसने सक्शगाम वैली पाकिस्तान चीन को दी थी, वैसे वो देना चाहता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान बेचकर कुछ दिन का खर्चा निकाल ले। वो भूल जाता है कि ये योगी और मोदी का हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में ये हम करने नहीं देंगे और तुम्हारे टुकड़े होने स्वाभाविक हैं। देखते हैं कि इस बार तो टर्की उनको बचा ले गया, ये रिक्वेस्ट करके कि ऑन स्पॉट देखना चाहिए, टीम को जाकर वहां देखना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग में ग्राउंड पर जाकर देखना चाहिए और पाकिस्तान विजिट करना चाहिए। तो विजिट के नाम से बचा ले गया, अदरवाइज वो ब्लैक लिस्ट में जा चुका होता। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो चीन और मलेशिया, सऊदी अरेबिया भी उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ एक टर्की खड़ा दिखाई पड़ता है, जो फ्रांस से कन्फ्लिक्ट और यूरोप और अमेरिका से कन्फ्लिक्ट में अब की नंबर उसका ही है। और हिंदुस्तान लगातार टर्की का कुछ ना कुछ उपाय कर ही रहा है, जो संसार में दिखाई देता है। इस्लाम विरोधी हिंदुस्तान नहीं है, चरमपंथ विरोधी हिंदुस्तान है। अगर इस्लाम विरोधी होता तो जो ब्लैक लिस्ट में ईरान पड़ा है, हिंदुस्तान उस पर चाबहार ना बनाता। हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट बनाकर और उसको अपने कब्जे में लेकर ईरान के साथ ट्रेड अपनी शुरू करके, उनसे तेल की व्यापार करके, वहाँ से यूरोप का रास्ता निकालकर ये बताया, हमारा विरोध किसी पार्टिकुलर रिलीजन के साथ नहीं है, लेकिन अगर रिलीजियस चरमपंथ दिखाओगे, हिंदुस्तान के विरुद्ध खड़े होगे, चाहे हिंदुस्तान के अंदर खड़े हो, चाहे बाहर से, चाहे राष्ट्र क्यों ना खड़े हों, चाहे पाकिस्तान क्यों ना खड़ा हो, चाहे टर्की क्यों ना खड़ा हो, चाहे चीन क्यों ना खड़ा हो, और चाहे वो कोई और कंट्री क्यों ना हो, हिंदुस्तान उसको माफ नहीं करेगा। आज का हिंदुस्तान इनटॉलरेंट
हिंदुस्तान है टॉलरेट करने वाला नहीं है, आतंकवाद को टॉलरेट करने वाला हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं कि बच गया, लेकिन 3 अलायंस जो उसके नेचुरल ऑल टाइम वेदर अलायंसेस थे, उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया। तोड़ने से मतलब कि उनका सपोर्ट नहीं किया। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।